देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रूपेश है और मैं पटना में रहकर जॉब करता हूँ। एक बार की बात है जब मैं छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। मेरी पूरी फैमिली गांव में ही रहती है। इस बार मैं बहुत ही दिनों के बाद अपने गांव गया था और सोचा था कि कुछ दिन रुकूंगा। अचानक से ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे फ़ौरन ही निकलना पड़ा। जिसके बाद मैं अपने घर से पटना के लिए निकल गया। निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही। वो कहने लगी कि जा तो रहे हो, पर गलती से भी अगर कोई सुहागन ट्रेन में अकेली दिख जाए तो उसकी आंखों में भूल से मत देखना। मैंने माँ से कहा, क्या माँ, आप भी इस जमाने में रहकर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करती हो? वैसे ये वाजिब भी था, क्योंकि हमारा गांव तो ऐसे ही एक अंधविश्वासी गांव था। मेरे ख्याल से ट्रेन पक्की शाम के 7:30 बजे की थी। घर पर से थोड़ा लेट होने की वजह से मैं भागते हुए स्टेशन पहुंचा। मैंने देखा कि ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी थी और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। मैंने तुरंत ही जाकर सीढ़ियों की मदद से उस प्लेटफार्म तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तक ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं किसी भी कीमत पर इस ट्रेन को मिस करना नहीं चाहता था। मैंने ट्रेन के आखिरी डिब्बे को देखा, जिसमें लोग खचाखच भरे हुए थे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उन्हीं भीड़ में से एक आदमी अपने बच्चे के साथ मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैं भी ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगा और आखिरकार मैंने उस ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे के गेट को पकड़ ही लिया। मैंने झट से खुद को ऊपर खींचा और आखिरकार मैं ट्रेन में चढ़ ही गया। इस भाग दौड़ के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और फिर मैं ट्रेन के उसी दरवाजे से बाहर देखते हुए लंबी लंबी सांसें भरने लगा। फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर मैंने अपने सिर में आए पसीने को पोंछा। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि चलो आखिरकार ट्रेन में जगह तो मिली, वरना बॉस मेरी जान खा जाता। ये सोचते हुए मैं अपनी सीट की तरफ मुड़ा, पर मैं ये देखकर हैरान था कि इस डब्बे में मेरे अलावा कोई और था ही नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अभी अभी मैंने इस पूरे डब्बे को लोगों से भरा हुआ देखा था। फिर मुझे लगा कि शायद से ये मेरा वहम होगा और फिर एक अच्छी सी सीट देखकर मैं बैठ गया। उस डब्बे में मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो मैं अकेला नहीं था जो उस डब्बे में था, कोई और भी था मेरे साथ उस डब्बे में। मैंने इस एहसास को उस समय नज़रअंदाज कर दिया और बाहर की तरफ देखने लगा। ट्रेन की ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पर यूं पड़ रही थी जैसे मानो ये हवाएं मुझसे कुछ कह रही हों। ऊपर से ट्रेन की ये आवाज़ आज पहली बार मैंने इतना साफ साफ सुना था, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने इतना सुनसान डब्बा पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें मेरे अलावा कोई और ना हो। मैं बाहर देखते हुए अलग अलग चीज़ें सोचने लगा। कभी मेरे मन में किसी का ख्याल आ रहा था, तो कभी ऐसा लग रहा था जैसे इस डब्बे में कोई ना कोई तो है जो मेरे सामने नहीं है, पर मैं उसे महसूस कर पा रहा था। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि ये सब कुछ मेरा वहम है। थकान की वजह से शायद ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखते ही देखते मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं नींद में जाने ही वाला था कि तभी अचानक से ट्रेन एक टनल के अंदर चली गई। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ, क्योंकि एकदम से पूरे ट्रेन की आवाज़ इस टनल के अंदर जाने की वजह से बदल चुकी थी। इस डर की वजह से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरा मुंह पूरी तरह से सूख गया था। फिर मैंने खुद को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश की और वापस से सीट पर आ गया और एक बार फिर से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पर तभी अचानक से मुझे मेरे पैरों में कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को अपने पैरों से छुआ है। मैंने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगा। एक पल को मेरी जान मेरे हलक में आ गई। मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने एक लड़की दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। मैं डर के मारे अपनी सीट पर सिमट कर बैठ गया और उसे देखने लगा। वो लड़की शादी के लिबास में थी। घूंघट इतना बड़ा कि उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। अचानक ही इस खाली डब्बे में वो कहाँ से आ गई? मैं ये सोचने लगा। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो चुकी थी। फिर मैंने डरते हुए आवाज में उससे कहा, कौन हो तुम?
और यहाँ अचानक से कहाँ से आ गई? जिस पर उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं अब भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक से उसने कहा, मैं तो इस डब्बे में कब से ही बैठी हूँ, मुझे इस डब्बे में आप भी दिख गए तो मैंने सोचा आपके पास आकर ही बैठ जाती हूँ। मैंने फिर से पूछा, तो तुम इसी डब्बे में शुरुआत से थी? तो उसने जवाब दिया, मैं तो इस डब्बे में शुरुआत के भी शुरुआत से हूँ। उसके जवाब में मैंने एक बात गौर की कि उसकी आवाज़ हर बार थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए उससे वापस से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर उसने कहा, पता नहीं। इस बार उसकी आवाज़ पिछली बार से बिल्कुल अलग थी और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि आखिर किसी की आवाज़ इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके घूंघट से एक लाल रंग की बूंद नीचे फर्श पर गिर पड़ी। तभी मैंने देखा कि और उससे कहा, ये रंग कैसा है? जिस पर उसने कहा, शायद ये मेरा सिंदूर होगा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी और फिर मेरे मन में उत्सुकता होने लगी उस लड़की के चेहरे को लेकर। मैंने अपने सिर को थोड़ा नीचे किया और उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। हवा का एक झोंका ना जाने कहां से आ गया और इस झोंके की वजह से उस लड़की के सिर से घूंघट सरक कर नीचे आ गया। अब मैं उसके चेहरे को देख सकता था, पर फिर एकदम से मेरे मन में मेरी माँ की बात आ गई। उसने मुझसे कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर कोई दुल्हन के लिबास में लड़की ट्रेन में दिखे तो उसकी आंखों में भूल से भी मत देखना। लेकिन अपने मन के आगे मैंने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस लड़की के चेहरे की तरफ अपनी निगाहें फेर दी। उस लड़की का चेहरा ऐसा था मानो भगवान ने फुर्सत से उसे बनाया हो। मैं उस लड़की के चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरी आंखें उस लड़की की आंखों से एकदम से जा मिली और बस मैंने देखा कि उसकी आंखों के रंग थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहे थे। एक पल को वो आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं तो दूसरे ही पल आंखें पूरी तरह से काले रंग में बदल चुकी थीं। धीरे धीरे मैं उस लड़की में इस कदर खो चुका था कि मैं खुद को ही भूल गया। उस लड़की ने मेरे मन को अपने बस में इस कदर कर लिया था कि मेरे मन में वो लड़की समा चुकी थी। फिर ये तेज भागती ट्रेन अपने रफ्तार धीमी करने लगी और धीरे धीरे ये ट्रेन एक जगह पर पूरी तरह से रुक गई। इसके बाद वो लड़की अपनी सीट से उठी और वहाँ से जाने लगी। उसने मुझ में ना जाने कौन सा वशीकरण कर दिया था कि मैं भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर वो लड़की ट्रेन से उतर गई और उसके ऐसा करते ही ये ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मुझे भी ना जाने क्या हो गया था कि मैं उस लड़की को किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहता था। मैंने आओ देखा ना ताओ कि उस चलती ट्रेन से नीचे उतर गया और धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे से मेरी ट्रेन वहाँ से चली गई। मैंने यहाँ उतरने का फैसला किया। क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता था कि यहाँ उतरने का मेरा ये फैसला मेरा नहीं था। उस लड़की ने मेरे मन को अपने वश में कर लिया था और वही थी जो मुझे यहाँ पर लाना चाहती थी। मैंने इस जगह को देखा जहाँ पर कई लोग मौजूद थे। मैंने यहाँ एक आदमी को देखा जो अपने बच्चे के साथ बैठकर मुझे दूर से निहार रहे थे। मुझे ये सब कुछ साधारण सा ही लग रहा था। मैं उस लड़की के पीछे पीछे एक सुनसान से प्लेटफार्म पर पहुंच गया जहाँ कुछ लोगों की एक टुकड़ी के अलावा दूर दूर तक कोई परिंदा भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से इस प्लेटफार्म पर कोई आया गया ना हो। अब तक रात के करीब 10 बज चुके थे कि अचानक मेरे कानों में कहीं से घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो इस वक्त कोई आसपास पूजा करवा रहा हो। ये सुनते ही मेरे मन में अचानक से एक हवा की झोंके के साथ मेरा कंट्रोल वापस से आ चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो तब से मैं नींद में था। मैं अपने आसपास बड़े हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे मैंने खुद से अपने ट्रेन को छोड़ दिया। इसके बाद मैंने उस लड़की को देखा जो कि ठीक मेरे सामने थी। मैं समझ गया कि मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि इस लड़की के आंखों में देखने का मतलब है खुद के दिमाग का नियंत्रण खो देना। मैं तुरंत ही उन लोगों की टुकड़ी की तरफ मुड़ा और मैं उनसे मदद मांगने वाला था।
अचानक से मैंने वापस से उस आदमी को देखा जो अपने बच्चे के साथ मुझे एकटक देखे जा रहे थे। मैं ये देखकर मानो जैसे पत्थर का बन गया था कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे मैंने ट्रेन पकड़ते समय खिड़की के पास देखा था। और वो सब मेरा वहम नहीं था बल्कि सच था। ये सारे लोग उसी ट्रेन से उतरकर यहाँ बैठे हैं। ये सब कोई आम इंसान नहीं थे। अब तक मैं समझ चुका था कि इस पूरे प्लेटफार्म पर एकमात्र मैं ही हूँ जो इंसान हूँ, बाकी ये सारे लोग रूह हैं। मैं ये सब जानकर मैं डर के मारे कांपने लगा। अब मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी और सबसे पहले मैंने अपने सिर को नीचे की ओर किया। मैं नहीं चाहता था कि एक बार फिर से ये लोग मेरे दिमाग को अपने वश में कर लें। और फिर मैंने उस घंटी की आवाज़ को ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। मुझे पता चल चुका था कि एक वही जगह है जो मुझे बचा सकती है। अब तक मैं समझ चुका था कि वो आवाज़ किस दिशा से आ रही है। मैं बिना अपना समय गंवाए उस दिशा की तरफ भागने लगा, पर अचानक से लोगों की टुकड़ी ठीक मेरे सामने आ गई। मैं सहम गया कि आखिर अब करें तो करें क्या। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता कि कई लोगों ने मुझे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरे आंखों में देखने की कोशिश करने लगे। लेकिन मैंने अपनी आंखें ना खोलने की बहुत कोशिश की और चीखने लगा। मैं अपने हाथ पैर मारने लगा और अचानक से मेरा पाँव पास में बने लोहे के पोल से टकरा गया। इस आवाज़ के होने की वजह से एक अजीब सी चीख के साथ सारी रूह वहाँ से गायब हो गई। मैं धड़ाम से नीचे गिर गया और अब मैं समझ चुका था कि यहाँ से कैसे बच निकलना है। मुझे चोट तो लगी थी। मैंने उस लड़की की तरफ अपनी नज़र बचाते हुए देखने लगा और जैसे ही वो दिखी कि मैंने ज़ोर से उस लोहे के पोल में एक डंडे से ज़ोर से मारा। इस आवाज़ से वो लड़की मुझसे और भी पीछे चली गई। फिर मैंने एक पत्थर उठाया और ज़ोर से उस पोल पर लगातार मारना शुरू कर दिया और करीब 1 घंटे तक यही करता रहा। फिर मुझे एक दूसरी ट्रेन मेरी तरफ से आती हुई दिखी और जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैं तुरंत ही उस ट्रेन की तरफ भागा, पर बीच में ही अचानक से वो रूह मेरे सामने आ गई। पर मैं समझ चुका था कि इनसे कैसे बचना है। मैंने पहले से ही अपने हाथ में एक पत्थर रख लिया था और ट्रेन के मेरे करीब आते ही मैंने वो पत्थर को ट्रेन पर दे मारा और ये करते ही वो रूह वापस कहीं गायब हो गई। और फिर तभी मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया और अब भी मैंने अपने दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। पूरे रास्ते मैंने किसी के आंखों में ना देखने की कसम खाई। मैंने आज मौत को इतने करीब से देखा था कि मुझे एक पल को लग गया था कि मैं नहीं बचूंगा। पर दोस्तों, आज भी जब कभी उस प्लेटफार्म के बारे में ख्याल आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।